प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे उपनिवेशवाद और देहात विषय के भाग 2 के बारे में। भाग 1 में हम लोगों ने देखा था बंगाल और वहां के जमींदारों की स्थिति के बारे में। जोतदारों के उदय से जमींदारी पर क्या प्रभाव पड़ा था, यह भी हमने जानने की कोशिश की थी। 5वीं रिपोर्ट क्या है और उसका क्या महत्व है, यह भी हमने जाना था। पहाड़ियों के जीवन के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी और संथालों का किस तरह से बंगाल और पहाड़ियों के इलाके में आगमन शुरू हो गया था, यह भी हमने देखा था। आज भाग 2 में हम जानेंगे संथाल विद्रोह और दक्कन विद्रोह के बारे में। हम जानकारी प्राप्त करेंगे रैयतवारी राजस्व प्रणाली के बारे में और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कपास के उत्पादन में उछाल क्यों आया। अंत में हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि परिसीमन कानून क्या थी और ये क्यों बनाई गई थी। सबसे पहले संथाल विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए अंग्रेजों ने तैयार कर लिया। 1832 के आते आते जमीन के एक बड़े इलाके को दामिन इकोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान भी बनना था। संथालों को जो भूमि दी गई थी, उसके अनुदान पत्र में यह शर्त रखी गई थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़ियों लोगों ने उसका प्रतिरोध किया, पर अंततोगत्वा वह इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन और उनके जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब हम ये जानने की कोशिश करें कि संथाल विद्रोह क्यों हुआ। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी, उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। साथ ही जमींदार लोग दामिन इकोह के इलाकों पर अपने नियंत्रण का दावा भी कर रहे थे। इसलिए 1855-56 में सिधू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह किया और इसका असर यह हुआ कि विद्रोह के बाद भागलपुर और बीरभूम जिलों से 5500 वर्ग मील का क्षेत्र लेकर संथाल परगना का निर्माण कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दक्कन विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक विद्रोह 1875 ईस्वी में दक्कन में हुआ। यह आंदोलन महाराष्ट्र के पुणे जिले से शुरू हुआ था। वहां एक गांव है सूपा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा गांव था। इसी सूपा गांव से इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। सूपा एक विपणन केंद्र था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को ग्रामीण इलाकों के काफी लोग सूपा में इकट्ठा हो गए और यहीं से दक्कन विद्रोह की शुरुआत हो गई। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋणबंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली गईं और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों में भी आग लगा दी गई।
पुणे से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इस विद्रोह से प्रभावित हुए। आप इस विद्रोह के किसी भी इलाके में जाइए तो आप पाएंगे कि विद्रोह का स्वरूप हर जगह एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए, ऋणबंधों को नष्ट कर दिया गया और किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं पीछे छोड़कर चले गए। विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित कर दिए गए और सेना भी बुला ली गई। सैकड़ों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुतों को दंडित किया गया, लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। अब हम बात करेंगे दक्कन दंगा आयोग के बारे में। जब यह विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में मुंबई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार, जो कि 1857 की याद से अब तक उबर नहीं पाई थी, अत्यंत चिंतित थी। उसने मुंबई की सरकार पर यह दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए और इस आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। इसे ही दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का भी संकलन किया। दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था। संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी और इसमें सारा दोष ऋणदाताओं और साहूकारों का ही था, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। अब इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष कभी किसी सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ। यह तो जानकारी थी दक्कन दंगा आयोग के बारे में। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे रैयतवारी राजस्व प्रणाली के बारे में। देखिए, जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहां भी राजस्व की नई प्रणालियां लागू कर दी गईं। इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, इसे बंगाल से बाहर विरले ही लागू किया गया। इसके कई कारण थे, जैसे 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं, जिससे उपज के मूल्य में तो वृद्धि हुई, बंगाल के जमींदारों के आमदनी में भी इजाफा हुआ। लेकिन चूंकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय कर दी गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब अधिकारी नीतियां बनाते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती हैं जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। 1820 के दशक में इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री हुए और औपनिवेशिक अधिकारियों ने महाविद्यालयों में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। तो रिकार्डो का क्या विचार था, चलिए जानते हैं।
रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिक आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किरायाजीवी हो जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक तरीके से निवेश नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से तब यह आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। मुंबई दक्कन में जो रैयतवारी प्रथा लागू की गई वह बंगाल में लागू की गई इस्तमरारी प्रथा से ठीक विपरीत थी, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। विभिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगाया जाता था और रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था। फिर सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर लिया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही। बच्चों, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा उसके आधार पर एक गतिविधि कर लेते हैं। ऊपर दिए गए तीनों चित्रों को ध्यान से देखिए। इनमें कपास ढोने के भिन्न भिन्न साधन दर्शाए गए हैं। चित्र में कपास के बोझ से दबे जा रहे बैलों को देखिए, सड़क पर पड़े शिलाखंडों को देखिए और नौका पर लदी गांठों के विशाल ढेर को देखिए और यह बताइए कि कलाकार इन तस्वीरों के जरिए क्या दर्शाना चाहता है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कपास उत्पादन में उछाल का क्या कारण था। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आने वाली समस्त कपास का 3/4 हिस्सा अमेरिका से आता था और ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के निर्माता काफी लंबे समय से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। इसीलिए वे कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत ढूंढ रहे थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे उनकी कंपनी का विकास लगातार हो सके। जहां तक भारत का सवाल है, यहां की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे और यहां सस्ता श्रम भी उपलब्ध था। स्थिति यह थी कि ब्रिटेन में 1861 में जहां 2 लाख गांठें आई थीं, वहीं 1862 में 55,000 गांठों का ही आयात हुआ। इस कारण भारत को यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात किया जाए। मुंबई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने के लिए और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास उत्पादन करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो मुंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी ताकि वे आगे ग्रामीण रैयतों को, जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था, अधिक मात्रा में राशि उधार में दे सके। इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफी असर हुआ। दक्कन के गांवों में ऋण अचानक और असीमित मात्रा में उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपए अग्रिम राशि के रूप में मिलने लगे और साहूकार भी दीर्घावधि के लिए ऋण देने के लिए एकदम से तैयार थे। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही
तो मुंबई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 तक कपास उगाने वाले एकरों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह थी कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से आता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में भी सभी कपास उत्पादक समृद्ध नहीं हुए। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ में और अधिक दब गए। क्योंकि जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहां कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन को भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार दीर्घावधिक ऋण देने के लिए कतई उत्सुक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आती जा रही है। इसलिए उन्होंने अपना कार्य बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय कर लिया। एक ओर ऋणों का स्रोत सूख गया था, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 से 1830 के दशक में हुआ था। अब अगला बंदोबस्त करने के समय इस नए बंदोबस्त में मांग को 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। रैयतों को एक बार फिर ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा, लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अब रैयत द्वारा ऋण वापस किए जाने की उसकी क्षमता पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रहा। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय में बहुत नाराजगी पैदा हुई। इसके दो कारण थे। एक तो यह कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया था कि वह उनकी हालत पर तरस नहीं खा रहा था, और दूसरी बात यह कि ऋणदाता लोग देहात की प्रथागत मानकों का उल्लंघन भी कर रहे थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित भी करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता था। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। लेकिन औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गईं। एक उदाहरण के तौर पर दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में एक मामला ऐसा आया जिसमें एक ऋणदाता ने 100 रुपया के मूलधन पर 2000 रुपया से अधिक का ब्याज लगा रखा था। इसलिए किसान ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझते थे और वह इनके धोखाधड़ी करने और कानून का उल्लंघन करने जैसी कई बातों का शिकायत लगातार करते रहते थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेज सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह एक ऐसी कानून बनाए जिससे कि रैयतों और ऋणदाता के संबंधों को ठीक तरीके से परिभाषित किया जा सके। इसलिए 1859 में अंग्रेजों ने परिसीमन कानून पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, लेकिन ऋणदाताओं ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे साल बाद एक नया बंध पत्र बनवाने लगा। जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता था तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न और इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज कर दिया जाता था और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता था। ऋणदाता
रैयतों को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जैसे ऋणदाता रैयत को रसीद देने से इनकार करते थे, बंध पत्रों में जाली आंकड़े भर देते थे, किसानों की फसल नीची कीमतों पर खरीद लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। समय के साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ हैं, वह सब बंधपत्रों और दस्तावेजों में की गई इस नई व्यवस्था के कारण ही है। मगर वह लाचार थे, क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए था और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। जो कुछ भी अब तक हमने सीखा, उसके आधार पर एक गतिविधि करते हैं। यहाँ आप एक स्रोत देख सकते हैं और इस स्रोत को पढ़ने के बाद आपको उन सभी वचनबद्धताओं की सूची बनानी है जो किसान इस दस्तावेज में दे रहा है। ऐसा कोई दस्तावेज हमें किसान और ऋणदाता के बीच के संबंधों के बारे में क्या बताता है, यह भी बताइए, और इससे किसान और बैलों के बीच के संबंधों में क्या अंतर आएगा, यह भी स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आज हमने क्या जाना? आज हमने जानकारी प्राप्त की संथाल विद्रोह के बारे में और दक्कन दंगा के बारे में। हमने रैयतवारी राजस्व प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की और साथ ही हमने यह भी समझने की कोशिश की कि भारत में कपास के उत्पादन में उछाल क्यों आया और इसका किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अंत में हमने यह भी जाना कि परिसीमन कानून क्या था और अंग्रेजों ने इसे क्यों बनाया था। बच्चों, जो गतिविधियां इसमें बताई गई हैं, उन्हें आप जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी समझ बढ़ेगी। धन्यवाद।